विचार को लेकर पिछले एपिसोड में हमने तथ्य, सत्य और नियम को लेकर चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में कुछ आगे की बातों की चर्चा करते हैं। और चर्चा यह है कि विचार की प्रक्रिया और विचार की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला जो तंत्र है विचार प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो कल्पना हो, चाहे वो परिकल्पना हो, इमेजिनेशन हो, हाइपोथेसिस हो, संकल्पना हो, कंसेप्ट हो, अथवा सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और थियरी हो, अथवा नियम अर्थात रूल हो, यह विचार प्रक्रिया के जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों की आवश्यकता यह है कि यह नितांत मौलिक चीजों की अपेक्षा करते हैं। यदि मौलिकता नहीं है, उत्पन्न होने वाले मस्तिष्क की मौलिकता नहीं है, वह मस्तिष्क मौलिक धरातल पर कार्य करने में समर्थ नहीं है, अर्थात वह विद्या परंपरा की ओर ले जाने में समर्थ नहीं है, अर्थात वह विजिटमाइज नहीं कर सकता विचार को, तो वह विचार नियम तक नहीं पहुंच सकता। उस मौलिकता पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया के बाद के चरणों में समय का, स्थान का, ऊर्जा का और इन तीनों से निष्पत्तित परिस्थिति का प्रभाव स्वाभाविक रूप से जरूर पड़ता है। लेकिन आरंभिक चरण में जब हम विचार आता है सहजता से, और उस विचार को एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो विचार आता है वह विचार यदि किसी प्रभाव के कारण, किसी परिस्थिति के कारण ही शुरू में आ गया, तो निश्चित रूप से वह समाधान प्रस्तुत करता है, और वह समाधान तथ्य और सत्य के परिप्रेक्ष्य में होता है। वह नियम प्रतिपादन के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, और वह समाधान जिस दिशा में जाना है, वह समाधान भी मौलिकता की अपेक्षा करता है। और इसी नाते विद्या परंपरा, जिसको विजडम कहते हैं, ज्ञान परंपरा, विज्ञान परंपरा या प्रज्ञा, यह सब मौलिकता की अपेक्षा करती हैं। और अगर मौलिक चीजें नहीं हैं, तो वह उस धरातल पर प्रकृति के रहस्य के उद्घाटन के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। और इसी नाते विचार के स्वतंत्रता के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, और वह जायज प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। विचार की प्रकट करने की स्वतंत्रता जैसा कोई विषय होता ही नहीं है, क्योंकि यदि मौलिकता की अपेक्षा है, यदि मौलिक चीजें चाहिए, यदि मौलिक होना ही है, तो निश्चित रूप से वह मौलिकता एक निश्चित अनुशासन की मांग करती है, और उस अनुशासन की एक परिधि है, और उस परिधि के बाहर आप नहीं जा सकते। यदि नहीं जा सकते, तो विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते। अर्थात विचार में यदि मौलिकता है, तो वह मौलिकता, विचार की मौलिकता हमेशा अनुशासन की मांग करेगी, हमेशा संयम की मांग करेगी। और अनुशासन और संयम यदि रहेगा, तो विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता का व्यक्ति न तो आदी होगा, न मांग करेगा, न तो उसके पक्ष में तर्क गढ़ेगा। और इस नाते विचार को प्रकट करने में भी यदि अनुशासन का हमने पालन नहीं किया, तो हमारे विचार का कोई अस्तित्व और मूल्य नहीं होता, और वह विचार प्रक्रिया में आगे बढ़ ही नहीं सकता। यह तयशुदा बात है। विचार की स्वतंत्रता की बात बार बार आती है, बार बार यह विषय बनता है। और विषय, जब विचार की स्वतंत्र विचार, अनुशासित विचार और प्रकट करने की प्रक्रिया,
क्योंकि अनुशासित यदि विचार है तो वही विचार प्रक्रियागत होकर आगे नियम तक जाएगा। अनुशासित नहीं है तो वह विचार प्रक्रिया के धरातल पर आएगा ही नहीं और वह नियम तक जाएगा नहीं। वह विचार पहले ही काल कवलित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो दीर्घजीवी नहीं बनेगा। यह तयशुदा बात है। इस नाते अगर आप जब विद्या परंपरा को, प्रज्ञा परंपरा को, दर्शन के उस मूल भाव को, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दर्शन और व्यवहार, इन दोनों के बीच विज्ञान सम्मत चीजें हमेशा दर्शन का अनुसरण करती हैं और जब वो व्यवहार में प्रकट होती हैं ज्ञान के रूप में, तो वह आपको अनुशासन के स्तर पर ही प्रकट करने के, क्योंकि विज्ञान अनुशासन की और अधिक सजग मांग करता है। और बार बार यह बात मैं कहता हूं कि किसी प्रकृति के रहस्य को पता करने के लिए जो भी, जिसको आप अंग्रेजी में जीनियस माइंड कह सकते हैं, वह जीनियस माइंड हमेशा प्रकृति के रहस्य का पता करने के लिए उसके मन में कौतूहल, जिज्ञासा, प्रश्न खड़ा होता है। वह प्रश्न जब खड़ा होता है वह भी मौलिकता की मांग करता है और उस प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा, प्रक्रिया, प्रयास विज्ञान कहलाता है। विद्या प्रश्न खड़ा, जैसे जेम्स वाट के मन में प्रश्न खड़ा हुआ, उसने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा, वह विज्ञान है। और ढूंढकर एक लाइन का रिजल्ट दिया कि भाप में शक्ति होती है, वह ज्ञान है। विद्या ने प्रश्न खड़ा किया, विज्ञान ने प्रक्रिया किया उत्तर पाने की, ज्ञान ने उत्तर दिया, उत्तर आया रिजल्ट के रूप में, ज्ञान के रूप में, और वह ज्ञान समाज में व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। दर्शन यानी जो प्रश्न करने की बौद्धिक मानसिक सामर्थ्य है, योग्यता, वो प्रश्न, वो कुतूहल, वो जिज्ञासा जिस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है, यह विद्या प्रश्न करने वाला, उसकी प्रक्रिया करने वाला, विज्ञान और ज्ञान, विद्या, विज्ञान और ज्ञान, ये तीनों जब एक साथ संयुग्म होते हैं तो प्रज्ञा का निर्माण होता है। और इसीलिए विद्या, विज्ञान और ज्ञान, इन तीनों का समुच्चय जिस बौद्धिकता में, जिस मस्तिष्क में होता है, उसी को विद्वान कहा जाता है। ये विद्या, विज्ञान और ज्ञान, इन तीनों के समुच्चय को एक साथ जब प्रकट करेंगे तभी विद्वान शब्द की निष्पत्ति होती है। और यह सब पूरा तंत्र, यह पूरी प्रक्रिया कठोर अनुशासन की मांग करती है। और वह कठोर अनुशासन समय, स्थान, ऊर्जा और परिस्थिति के अनुसार आचरण करने की, विचार को केंद्र में रखकर उसके परिधि में वैसा ही आचरण करने के लिए आप बाध्य हैं, आपको करना ही है। और उस अनुशासन का आप पालन नहीं करेंगे तो वह विचार कवलित होगा। जैसे शरीर को एक अनुशासन चाहिए और उस शरीर का अनुशासन यदि मानते हैं तो शरीर ठीक रहेगी, नहीं तो काल कवलित हो जाएगी। जैसे हम विचार करते हैं कि हम क्या पहने क्या न पहने, हम क्या खाएं क्या न खाएं, तो क्या हमको ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम क्या करें क्या न करें, क्या बोलें क्या न बोलें? यह भी हमारे अनुशासन का हिस्सा है। इसलिए विचार की स्वतंत्रता, केवल विचार की स्वतंत्रता शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो यह निहायत धूर्ततापूर्ण, अनियोजित, अव्यवस्थित, असंस्कारित व्यवहार है और इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप मनुष्य हैं, आप मानवोचित व्यवहार की आपसे अपेक्षा की जाती है, मानव हैं, इसीलिए आपसे विचार में मौलिकता, विचार में अनुशासन और विचार को प्रकट करने का जो स्थान, समय, परिस्थिति, ऊर्जा
का समुच्चय है, उसके अनुसार व्यवहार अपेक्षित है। धन्यवाद, नमस्कार।